everyone, myself Nitin Sharma and you are watching स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। कल तक की क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी दुर्गों के बारे में, कुंभलगढ़ और भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन होगा ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे साफ साफ नोट डाल देता हूँ कि राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है सेशन, अगर राजस्थान जी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो। दूसरी चीज़, कुछ स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगी जैसे सीईटी 2024 है हमारी, और जो एनिमल अटेंडेंट का पेपर है, एनिमल अटेंडेंट का जो पेपर है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, उसके लिए, और सीईटी का जो पेपर है हमारा 22, 23 और 24 अक्टूबर। ठीक है, ये दोनों में आप लोगों को पता है कि एनुअल अटेंडेंट का भी जब से सिलेबस चेंज हुआ जीके का वेटेज बढ़ गया है, और सीईटी में तो राजस्थान जीके के बगैर पास हो पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप बस 10-15 दिन अगर आपके पास कुछ बचे हैं तो उनमें चैनल के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं सीईटी के बारे में, आप लोग वो देख लीजिए। उसमें आप लोग आराम से पासिंग मार्क्स पहुंच जाएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए सबसे लास्ट में, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपके लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग उससे भी अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो उससे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका सीईटी आराम से पास हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू है नहीं। लास्ट में हम लोग फाइनल जो तरीका देखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को सीईटी पास करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, मैं आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप 3 या 4 दिन की कुछ स्टडी से आराम से सीईटी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था, एक तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था वो, और एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इतना ही हमारा हो पाया था क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो है वो हम लोग जो आज पढ़ेंगे उनके 4 या 5 दुर्गों के अकेला बराबर है, तो इसीलिए टाइम लग गया था। चलिए, सब कुछ इरेज करते हैं और शुरू करते हैं हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, आप लोगों ने जो मतलब जो राजस्थान में अधिकतर जिन्होंने दुर्गों का निर्माण करवाया उन्हीं ने इस दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। सबसे पहले हम लोग हर दुर्ग की श्रेणी की बात करते हैं। हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी पढ़ा, क्या पढ़ा कि धानवंत श्रेणी को छोड़कर बाकी सारी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो शामिल हो रहा था। फिर हमने भैंसरोडगढ़ में पढ़ा जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल हो रहा था। आज हम लोग बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की श्रेणी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग श्रेणी में किस में शामिल होगा। देखिए, कुंभलगढ़ पारिध श्रेणी में आएगा पहले तो, क्योंकि इसका जो परकोटा है ना वो भाई साहब दुनिया भर में फेमस है। उसकी मैं रीजन है वो आगे बताऊंगा आपको वीडियो में ही। तो पारिध श्रेणी हो जाएगी। दूसरी जो श्रेणी होगी वो गिरी दुर्ग होगी क्योंकि ये पहाड़ी पर स्थित है। और जो तीसरी श्रेणी है वो वन दुर्ग होगी क्योंकि पहाड़ों पे ओब्वियसली जो पेड़ पौधे हैं वो कुछ अधिक मात्रा में होते हैं, तो यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है वो दुर्गम है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग एक वन दुर्ग भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इनकी श्रेणियाँ। अब जो कुंभा है, राणा कुंभा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए ये हुआ क्या था एक्चुअल में। कुंभा ने निर्माण करवाया था 1498-48 ईस्वी में, माफ कीजिए 98 में नहीं था, 1448 ईस्वी में। ठीक है, अब कहाँ पे करवाया था? संप्रति जो मौर्य हैं, संप्रति मौर्य ने यहाँ पे एक दुर्ग बनवा रखा था कुंभलगढ़ की जगह पे ही। तो वहां पे वो भग्नावशेष थे, भग्नावशेष मतलब पुराना एकदम खंडर टाइप में बचा हुआ था, बाकी सब नष्ट हो चुका था। तो उसी के ऊपर कुंभा ने ये इतना बड़ा कुंभलगढ़ दुर्ग बना दिया जो राजस्थान में कल्चरल दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है। और एग्जाम ओरिएंटेड भी इसमें मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद में जैसे देखें तो दूसरा इम्पोर्टेंट दुर्ग आता है मेवाड़ का, कुंभलगढ़ दुर्ग ही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो दुर्ग की श्रेणी हम लोगों ने पढ़ ली, पारिद, गिरी और वन दुर्ग।
और दूसरा हमने पढ़ा कि कुंभा ने 1448 में बनवाया था संप्रति मौर्य के द्वारा बनवाए गए दुर्ग के भग्नावशेषों पर। चलिए आगे बात करें तो इसके वास्तुकार की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वास्तुकार, इस दुर्ग के वास्तुकार जो थे वो थे मंडन। इस दुर्ग के वास्तुकार थे मंडन। यकीन मानिए राजस्थान की जो एग्जाम्स है उनमें चाहे आरपीएससी पेपर लेती हो या कर्मचारी बोर्ड, ठीक है, दोनों एग्जाम्स में मंडन साहब का प्रश्न भर भर के पूछा है। ऐसे मान लीजिए घर जवाई प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है एकदम, हर बार एग्जाम में आता है। और आप लोग इससे मतलब जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है ना, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो बाकी चीज़ें बाद में पढ़ता है, उसको भी ये याद होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो मंडन है। इतना इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो आप भी इसको याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो है मंडन। आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि जो दुर्ग है वो पारिद श्रेणी में आता है। अब चर्चा करते हैं पारिद श्रेणी में क्यों शामिल है। देखिए, जो कुंभल, नेक्स्ट स्लाइड निकाल लेते हैं ताकि एक ही स्लाइड में मिक्सअप ना हो। अब कलर भी चेंज कर ही लेते हैं, एक ही एक कलर से थोड़ी ना पढ़ेंगे। जब डिजिटली इतना सब कुछ प्रोवाइड है तो अलग अलग कलर से ही पढ़ेंगे। देखिए, ये पारिद दुर्ग क्यों है। ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ एक 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है। और मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि पारिद दुर्ग वो ही होते हैं जिनके चारों तरफ परकोटा होता है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा परकोटा है इस दुर्ग के चारों तरफ, वो है 36 किलोमीटर लंबा, मैंने आपको बता दिए है। और ये जो परकोटा है ये इतना चौड़ा है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। इस परकोटे पर एक साथ 8 घुड़सवार निगरानी रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि दुर्ग पारिक, खै नहीं, खै से तो मैंने आपको बताया था खाई, तो पारिक तो हो जाएगा जिसके चारों तरफ खाई हो। तो परकोटे के कारण जो होगा वो होगा पारिध दुर्ग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दुर्ग जो है वो पारिध दुर्ग क्यों है। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करें तो अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कहा है। अलग कलर से लिखते हैं ताकि हाईलाइटेड कुछ दिख सके। इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे ताकि जब भी रिवीजन किया जाए नोट्स वगैरह से तो फटाफट से आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी देख सकें। तो अबुल फजल ने क्या कहा है, सबसे पहले इन भाई साहब की चर्चा कर लेते हैं। अबुल फजल ने कहा है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि देखने वाले की सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि दुर्ग जो है वो इतना बुलंदी पर बना है कि देखने वाले की सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कितना ऊंचाई पर बना है, मतलब किसी न किसी पहाड़ी पे ही होगा, ठीक है, तभी इतना ऊंचा है। तो इसको हम लोग गिरी दुर्ग इसीलिए बोलते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन वास्तु से की है, ठीक है। आपको ये जो दो स्टेटमेंट है ये याद रखने हैं। पहला कि अबुल फजल ने दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि इस देखने वाले की सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रुकन वास्तु से इस दुर्ग की तुलना की है। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। आगे हम लोग देखें तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है, पहले ये देख लेते हैं। ये जो दुर्ग है ये राजसमंद में स्थित है,
ठीक है, राजसमंद में स्थित है। तो देखिए, ये जो दुर्ग है ये मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। जैसे यहाँ पे मेवाड़ है, यहाँ पे दुर्ग है और यहाँ मारवाड़ है, ऐसे मतलब बाउंड्री पे ही दुर्ग है। तो इसे हम लोग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्यों कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था कि इस दुर्ग का कल्चरल इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल भी है। दूसरी चीज, हमारा जो ये दुर्ग है ये मेवाड़ के जो शासक थे उस टाइम पे, वहाँ का मतलब समझ लीजिए मेवाड़ का दूसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट दुर्ग है वो यही था। ठीक है, अब चलिए आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि अगर ये दुर्ग नहीं होता तो क्या क्या होता। जो उदय सिंह थे उनकी भी रक्षा किसने की थी, इसी दुर्ग के जो पहरेदार थे उन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इस दुर्ग का जो महत्व है वो क्या है। देखिए, जो राणा उदय सिंह जैसा मैंने आपको बताया, और महाराणा जो प्रताप है, जिनके कारण जो मेवाड़ का इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है महाराणा प्रताप के कारण। तो जो महाराणा प्रताप है और उदय सिंह है, इन दोनों का राज्याभिषेक जो हुआ, वो इसी दुर्ग में हुआ था। ठीक है, उदय सिंह और महाराणा प्रताप इनका राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इस दुर्ग का। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है कटारगढ़। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं और कटारगढ़ को पढ़ते हैं कि कटारगढ़ में है क्या। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर, जैसे ये दुर्ग है हमारा, इधर लिखते हैं ये दुर्ग है अगर कुंभलगढ़, तो इसके भीतर ये कटारगढ़ एक छोटा दुर्ग है। ठीक है, तो दुर्ग के भीतर एक छोटा दुर्ग। ठीक है, दुर्ग के भीतर कटारगढ़ जो है वो एक छोटा दुर्ग है। आगे चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो कटारगढ़ जो है वो इतना ऊंचाई पे बना हुआ है, क्योंकि देखिए पहले ही जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कौन, अबुल फजल कह चुके हैं कि इतना ऊंचाई पे है कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है, और उसी के अंदर एक और ऊंचा सा कटारगढ़ दुर्ग। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई आंख हो, तो इसे हम लोग मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। अब याद रखना, जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें भी बादल महल है। ठीक है, बादल महल इस दुर्ग में भी स्थित है। तीसरा, इसमें हम लोग देखें तो मामादेव कुंड है। दर्शनीय स्थल जो मतलब इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और झालीबाब की बावड़ी है, एक मिनट गलत लिख दिया, झालीबाब की बावड़ी। ठीक है, और बात करें तो झाली रानी का मालिया है, झाली रानी का मालिया इसी दुर्ग में स्थित है। और देखें तो और हमारा जो छठा आएगा वो आएगा कुंभ स्वामी मंदिर। अब देखिए, यहाँ पे होते हैं प्रश्न गलत। मैं इस सेशन में मतलब मेरे चैनल पे मैं आपको केवल टॉपिक कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आपके प्रश्न सही हों। तो इसीलिए यहाँ पे देखो डाउट क्रिएट होता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे डाउट होता है। देखिए, जो कुंभ स्वामी मंदिर है वो तो है कुंभलगढ़ में, और जो कुंभ श्याम मंदिर है वो हमने कल के सेशन में चर्चा की थी, वो था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो एग्जाम में अगर एक भी आया ना तो दूसरा ऑप्शन पक्का में मिलेगा।
जैसे मान लीजिए कुंभ स्वामी पूछा तो ये चित्तौड़ पक्का देगा ऑप्शन, और कुंभ श्याम पूछा तो कुंभलगढ़ ऑप्शन में पक्का होगा। तो आपको अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। और ऐसे मान सकते हैं कि स्वामी कोई राजा हो गया तो श्याम बड़े कि राजा बड़ा, राजा श्याम बड़े, तो श्याम बड़े तो मतलब बड़े दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें कुंभ स्वामी मंदिर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चले तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, रुकिए। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे हमारा सज्जनगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसको मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ, एक दो लाइनें इसमें, बस इतना ही पढ़ना है, और वो भी हम लोग ट्रिक वगैरह से देख लेंगे। तो सबसे पहले सज्जनगढ़ जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है, श्रेणी की बात करें तो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पे ये भी स्थित है। अब पहाड़ी कौन सी है उसका नाम देख लेते हैं, तो वो पहाड़ी है बांसदरा की पहाड़ी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मतलब समझना क्या था इसमें, तो रटना ही है। तो याद हुआ होगा आपको कि बांसदरा की पहाड़ी पे सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, इसी कारण से इसको गिरी दुर्ग भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो निर्माण देखते हैं, निर्माण किसने करवाया। देखिए निर्माण कुछ ज़्यादा खास याद रखना नहीं पड़ता, क्योंकि नाम वो अपने नाम पे ही रखते हैं। जैसे सज्जनगढ़ दुर्ग का जो नाम है वो सज्जन सिंह के नाम पे पड़ा है, तो सज्जन सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब उपनाम देखते हैं हम लोग, इसके उपनाम क्या है। देखिए जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसके उपनाम है, पहला तो मेवाड़ का मुकुटमणि। अब इसके मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, रुकिए एक मिनट, बस एक और नाम लिख देता हूं मैं। एक है मानसून पैलेस। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जो सज्जन लोग होते हैं, ट्रिक हम लोग हमेशा अलग कलर की पेन से लिखेंगे, तो हम लोग वाइट से लिखते हैं यहाँ पे, कि जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोग हमेशा मुकुट पहनते हैं, ठीक है। सज्जन लोग हमेशा मुकुट पहनते हैं, इससे आप लोग याद रख लेना कि इसको मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होगे इसको, वरना आप लोग किसी फालतू में और किसी दुर्ग में घुसाओगे कि मुकुटमणि किसी और को बोलते हैं। लेकिन जब ये लाइन याद रहेगी ना, तो आप आराम से मतलब भेद कर पाओगे इन चीज़ों में कि हाँ भाई ये अलग है, ये अलग है। मानसून पैलेस इसको बोलते हैं। अब एक लास्ट जो बात आती है वो आती है कि इस दुर्ग में वाणी विलास संग्रहालय है, वाणी विलास संग्रहालय स्थित है, ठीक है। दुर्ग में वाणी विलास संग्रहालय स्थित है। चलिए हमारा सज्जनगढ़ जो दुर्ग था वो इतना ही था, कंप्लीट हुआ है। दो दुर्ग हमने कंप्लीट किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे एक इंटरेस्टिंग दुर्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें है एक लाइन, लेकिन इतिहास में हम उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप लोग भी मतलब रोमांचित हो जाओगे। इतना मतलब हिस्टोरिकल उसमें एक इवेंट हुआ था ऐसे मान लीजिए। तो देखिए आगे जो दुर्ग है वो है हमारा उटाला का किला, ठीक है, उटाला का किला। अब भाई साहब ये जो दुर्ग है ना, ये इंपॉर्टेंट किस प्रकार बन जाता है, देखिए 1600 में, 1600 ईस्वी में हरावल भाग, अभी मैं आपको चलिए छोटा सा एक मतलब बता देता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। हरावल भाग क्या होता है, जब सेनाएं युद्ध करने जाती हैं तो आगे जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, उनको हम लोग हरावल बोलते हैं, ठीक है। सेना का जो आगे का भाग होता है उसको हम लोग हरावल बोलते हैं। तो ये जो था, ये हरावल भाग का नेतृत्व जो था वो पैतृक रूप से चूड़ावतों के पास था, ठीक है। अब सत्तावत जो थे, सत्तावत सरदार, उन्होंने राजा से कहा कि केवल इन्हें क्यों हरावल का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हमें क्यों नहीं। तो इनके बीच में ना एक कंपटीशन, मान लीजिए आप लोग, कंपटीशन हुआ था, कंपटीशन हुआ था। तो उसकी कहानी उटाला किले से ही जुड़ी हुई है।
उटाले पे ना राजा के दुश्मनों का मतलब राज था, शासन था। तो राजा ने कहा था, मैं आपको छोटा सा बस बता देता हूँ ताकि आप लोग हिस्ट्री में इसको पढ़ें तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो राजा ने कहा था कि जो भी दुर्ग में सबसे पहले पहुंचेगा उसको हरावल बाग का नेतृत्व दे दिया जाएगा। तो सत्तावत जो सरदार थे और चूड़ावत सरदार थे, उनकी अलग अलग स्टोरियां आती हैं। चूड़ावत सरदार ने अपने गर्दन काट के फेंक दी थी दुर्ग के अंदर ताकि हरावल भाग का नेतृत्व रह सके हमारे पास में, इसीलिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग, इनके नाम वगैरह कौन क्या थे, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये दुर्ग इतना ही पढ़ना है हमें कि जो हमारा जो उटाला का किला है वो पहली बात तो उदयपुर जिले में है। ठीक है, एक चीज तो ये पढ़नी है। और दूसरी चीज 1600 का जो संघर्ष हुआ था, जो चूड़ावत और सत्तावतों के बीच का संघर्ष था, उसका संबंध किस किले से है? उटाला के किले से है। बस इतने में हमारा एग्जाम का काम हो जाएगा और हमें बस एग्जाम ही पास करनी है, बाकी कोई टीचर नहीं बनना सब कुछ पढ़ के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो दुर्ग है वो है भटनेर का दुर्ग। देखिए, मैंने आपको बताया था इस दुर्ग के बारे में कब, जब हम लोग पहली क्लास कंप्लीट कर रहे थे और हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ा था। और एक चीज हमारे सामने आई थी, वो क्या थी? चित्तौड़गढ़ के बारे में एक चीज सामने आई थी, वो थी दक्षिणी सीमा का प्रहरी वाली बात। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसको, दुर्ग को। अब दुर्ग वो किस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ये देखिए, मैप बना के बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन है? दक्षिणी सीमा का प्रहरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्योंकि वो दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा दुर्ग है। उसके बाद में बताया था पश्चिमी सीमा का प्रहरी हो गया जैसलमेर का किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी हो गया लोहागढ़ भरतपुर वाला, और जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो हनुमानगढ़ के भटनेर जिले में है, तो वो हो गया हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग। तो इस दुर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी मैंने उसी टाइम पे बता दिया था, और चारों ही बता दिए थे एक्चुअल में। तो अब देखते हैं कि ये जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है। ये जो दुर्ग है ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में स्थित दुर्ग है। अब देखते हैं, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, अब देखते हैं कि ये मतलब किस नदी पे स्थित है। एक नदी के किनारे है, वो है घग्गर। घग्गर नदी के किनारे स्थित दुर्ग है। ठीक है, जो भटनेर का दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, एक दुर्ग है। अब हम लोग आगे बात करें तो इसका जो निर्माण था वो तीसरी शताब्दी में भूपत सिंह भाटी ने करवाया। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में क्या पता पूछ ले, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि पूछा नहीं है आज तक। लेकिन हाँ, भूपत सिंह भाटी ने तीसरी शताब्दी में करवाया था इसका निर्माण। और इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार तो हर दुर्ग की याद ही रखने आपको, इसके जो वास्तुकार थे वो केकये थे। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, हम लोगों ने चर्चा की। और ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उसके साथ साथ इस पे ना सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। अब क्यों हुए ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो दुर्ग है ना, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे मुल्तान है पाकिस्तान में। तो इधर से जो रास्ता दिल्ली की तरफ आएगा ना, उस रास्ते पे ये दुर्ग स्थित है। इसी कारण से इस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है वो है भटनेर का किला। चलिए आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं भटनेर के दुर्ग के बारे में, देखते हैं। अब इस दुर्ग से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि तैमूर जो था वो एक आक्रमणकारी था, आप सबको पता है। तो जब उसने आक्रमण किया था किस पर? भटनेर पर। तो मुस्लिम जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। याद रखना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन बन सकता है
क्योंकि ना ऐसे जो फैक्ट होते हैं वन लाइनर वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो सत्य असत्य वाले होते हैं ना उनमें, और उनमें गलती होने की संभावना 90% होती है। तो याद रखना, क्या पता पूछा जाए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलकर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो दुर्ग है इसका नाम भटनेर कब पड़ा। चलिए आगे चलते और हम लोग देखते हैं कि ये जो दुर्ग है बाकी इतिहास में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं एक छोटा सा फैक्ट है कि 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने जाबता खां को, सूरत सिंह भाटी नहीं है, ये बीकानेर राजवंश के थे, सॉरी निकल गया मुंह से, जाबता खां को इन्होंने पराजित किया सूरत सिंह ने, और इस पर आक्रमण करके भटनेर पर अधिकार कर लिया। अब किस दिन आक्रमण किया था, वो किया था ट्यूसडे को, ट्यूसडे बोले तो मंगलवार के दिन आक्रमण किया था, जिस कारण से ये जो दुर्ग है इसका नाम क्या पड़ गया। दुर्ग का नाम बताइए फटाफट से। दुर्ग का नाम, सॉरी नहीं, दुर्ग का तो नाम वो ही रहेगा, लेकिन जो जगह है उसका नाम इन्होंने बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। जो 1805 में सूरत सिंह ने आक्रमण किया था जाब्ता खां पे, और मंगलवार के दिन होने के कारण इसका जो जगह है इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था, किसने, सूरत सिंह ने। चलिए यहाँ पे हमारा जो भटनेर का किला है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करें उस दुर्ग के बारे में जो कि बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अब मतलब आपको पता चल ही गया होगा बीकानेर में स्थित है, मैं यही बताना चाहता था। धानवंत श्रेणी का दुर्ग है एक, क्योंकि रेगिस्तान में स्थित है तो धानवंत श्रेणी का ही होगा, जमीन पे ही बना हुआ है तो गिरी दुर्ग भी नहीं है। ठीक है, बिक्का जी की टेकरी थी यहाँ पे पहले, बिक्का जी की टेकरी वाले स्थान पे 1581 में बनाया और राय सिंह ने बनाया। राय सिंह वही अकबर वाले, ठीक है, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, मतलब जो अकबर के साथ थे। अधीनता तो बीकानेर में और भी पहले ही स्वीकार हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसी के बारे में बात करें तो इसकी आकृति देखते हैं, और इसका एक नाम फेमस है, जमीन का जेवर। मैंने जैसा कि आपको बताया पहाड़ी पे नहीं स्थित है, जमीन पे ही स्थित है, तो इसको जमीन का जेवर बोलते हैं। धानवंत श्रेणी का दुर्ग है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है, एग्जाम में ये पूछ लिया था एक बार। ठीक है, आकृति पूछ ली थी, आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ जो दुर्ग है इसको हम लोग बोलते हैं चिंतामणि। जूनागढ़ दुर्ग को चिंतामणि भी कहा जाता है। दुर्ग में जो प्रवेश द्वार है वो 2 तो बाहरी प्रवेश द्वार हैं, और जो 5 है वो आंतरिक प्रवेश द्वार है। ठीक है, दुर्ग के टोटल 7 प्रवेश द्वार है, 2 तो बाहर के और 5 अंदर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करें तो जो आंतरिक प्रवेश द्वार है उसमें एक द्वार आता है सूरज पोल। सूरज पोल के दोनों तरफ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जयमल व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। गजारूढ़ बोले तो हाथी पर स्थित। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, जो हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था, इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही हो तो अभी तक, बाद में अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन अभी के लिए लाइक कर दो। ठीक है, चलो चलो फटाफट से लाइक कर दो। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़े तो सूरज पोल जो है जिस पर मतलब ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं वहां पे ना एक प्रशस्ति लगी हुई है, और इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है, उसको हम लोग राय सिंह प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, इस प्रशस्ति के अनुसार किले का जो निर्माण है वो करमचंद की देख रेख में हुआ था, करमचंद की देख रेख में हुआ था प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और पढ़ते हैं कि यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो अनूप महल, ये जो है ये अपनी सोने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है।
अनूप महल जो है वो अपनी सोने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, या राजाओं का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था। दूसरा जो महल आता है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक गज मंदिर महल, या फिर इसको फूल महल भी बोलते हैं, ठीक है। पत्थर की कटाई, लिख लेना आप लोग, पत्थर की कटाई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जो आता है वो छत्र महल आता है, लकड़ी की छत के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी लिख देता हूं, आप समझ जाना, लकड़ी छत भी लिख देते हैं, ठीक है, लकड़ी की छत के लिए प्रसिद्ध है। अब बीकानेर राजा डूंगर सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में क्या करवाया था? क्लॉक टावर का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग में क्लॉक टावर का निर्माण बीकानेर के राजा डूंगर सिंह ने करवाया था। डूंगर सिंह वो ही शासक थे जिन्होंने बीकानेरी भुजिया चलाई थी, ठीक है, बीकानेरी भुजिया चलाई थी। इन्होंने डूंगर कॉलेज की स्थापना की थी, डाकघर की शुरुआत भी की थी इन्होंने ही बीकानेर में, ठीक है। याद रखना, डूंगर सिंह के बारे में इतनी ही बातें हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो एक ही टीचर से पढ़ने का फायदा यही होता है ना, आप लोग सारी चीजें लाइन से सीखते चले जाते हैं, किसी एक टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा जोर नहीं आता है। तो क्लॉक टावर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, डूंगर सिंह ने बनवाया था। और देखें तो, और हम लोग देखें तो इसमें पानी के जो स्रोत है वो है रामसर, सर यानी तालाब होता है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तालाब के जैसा ही होता है। और एक होता है रानीसर। दो इसमें पानी के स्रोत हैं, जो हमारा बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है उसमें दो पानी के स्रोत हैं। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग देखते हैं हमारा चूरू का किला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा चूरू का किला। चूरू के किले की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो किला है, जो चूरू का किला है, ये किस श्रेणी में आता है। देखिए, श्रेणी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बात तो क्योंकि ये दुर्ग ना न तो पहाड़ी पे स्थित है, दूसरा आप लोगों को पता है कि जो चूरू है हमारा वो एक रेगिस्तानी जिला है, ठीक है। चूरू में रेगिस्तान है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में कि जहाँ रेगिस्तान में अगर कोई दुर्ग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं धानवन श्रेणी। तो जो चूरू का किला है वो किस श्रेणी में हो जाएगा? वो हो जाएगा धानवन श्रेणी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये श्रेणियां ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। देखिए, किले से प्रश्न किस प्रकार बनते हैं वो देखते हैं हम लोग एक बार। पहले तो जो कथन होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे ही जाते हैं। दूसरा, जो कभी कभी वन लाइनर्स जो बनते हैं, जो मैंने जैसे चित्तौड़ में बताए थे, वो पूछ ले जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो हिस्ट्री रिलेटेड आएंगे, ठीक है, ताकि उनको हिस्ट्री और कल्चर दोनों में इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। तो तीन जगह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, मतलब जो है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इन्हें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी एग्जाम में मास्टर बनने की जगह पे आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाए, ठीक। पूरा एकदम रटने की जरूरत होती है नहीं हमें। चलिए आगे बात करते हैं। चूरू के किले का उपनाम है, एक प्रसिद्ध उपनाम है जो ऐतिहासिक घटना पे आधारित है। इसको बोलते हैं चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग या किला, ठीक है। की छोटा आएगा ना, इरेज करते 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया इसका उपनाम। अब देखिए ये नाम पड़ा क्यों, वो हम लोग देखते हैं। बात है 1814 ईस्वी की। कब की? 1814 ईस्वी की। बीकानेर के शासक थे शिव सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था चूरू पर। चूरू उतना बड़ा किला है नहीं, तो चूरू के किले में बारूद खत्म हो गया था, बारूद खत्म हो गया था। तो वहां के जो लोगों ने ना जागीरदार को घर से चांदी लाला के दे दी कि इसके गोले बना के शत्रु सेना पर प्रहार किया जाए। तो इन लोगों ने चांदी के गोले बनाए और जो शिव सिंह और अंग्रेजों की सेना है उस पर दाग दिए। तो
तो इसका इतिहास में नाम पड़ गया क्या? चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। चूरू के किले के बारे में एक फैक्ट और बचता है, वो है 1739 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, निर्माण का एक फैक्ट बचता है बस, फिर हमारा जो किला है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, निर्माण करवाया 1739 ईस्वी में हुआ, ये हम लोग देख चुके, लेकिन करवाया किसने? तो इस किले का निर्माण जो है वो करवाया ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, देखिए कुशाल सिंह ये वो नहीं है, 1857 की जो क्रांति हम लोगों ने पढ़ी थी वो नहीं है, क्योंकि ये 1739 की बात है। ठीक है, ये दूसरे हैं। कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया था किसका? चूरू के किले का। बस हमारा किला कंप्लीट होता है, हमने पूरा पढ़ लिया है। एक बार हम लोग फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहीं पे पूरा तैयार हो जाए। श्रेणी की चर्चा करें तो हम लोगों ने पढ़ा रेगिस्तान में स्थित है इसलिए धानवन दुर्ग हो गया। उपनाम की चर्चा करें किले का तो उपनाम हो जाएगा चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। अब ये क्यों पड़ा? क्योंकि 1814 ईस्वी में शिव सिंह और अंग्रेजों की सेना ने, मतलब शिव सिंह ने आक्रमण किया था, अंग्रेजों की सेना को साथ में लेकर किया था। चूरू पर आक्रमण किया तो वहां पे बारूद खत्म हो गया, तो इन लोगों ने चांदी के गोले दागे थे किस पर? शिव सिंह और अंग्रेजों की सेना पर। और सेनाएं ना युद्ध किए बगैर ही फिर वापस चली गई थी और इस किले का नाम पड़ गया था चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। 1739 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और याद रखना ये वो नहीं है जो 1857 की क्रांति में हुए थे, वो नहीं है। ठीक है, याद रखना। बस इतना ही हमें चूरू के किले के बारे में पढ़ना है। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, जैसे कि चित्तौड़ का दुर्ग है वैसे ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो रणथंभौर दुर्ग है वो है क्या। पहले हम लोग हर दुर्ग की श्रेणी देखते हैं, तो इसकी भी श्रेणी देख लेते हैं। देखिए, इसकी श्रेणी की बात करूं तो श्रेणी देखने से पहले मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि ये एक जिस पहाड़ी पे बना हुआ है, इसके नीचे की जो पहाड़ी है वो रण कहलाती है, और ये जिस पहाड़ी पे बना है वो थंब है। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है? थंब। तो क्या हो जाएगा? रण और थंब दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा क्या? रणथंभौर। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी पे स्थित है तो श्रेणी क्या हो जाएगी? गिरी दुर्ग, पहली तो। दूसरी चीज, इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है। कहावत है अबुल फजल की। अबुल फजल की। अबुल फजल ने कहा था, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, सिर्फ यही बख्तरबंद है। अबुल फजल ने ये बात कही थी किसके बारे में? रणथंभौर के किले के बारे में। ठीक है, तो ये बात कही क्यों? क्योंकि ना ये दुर्ग वन में स्थित है और ये चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ है। जब तक इसके पास नहीं जाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे दुर्ग है। तो दूसरी इसकी जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी वन दुर्ग। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इन श्रेणियों को उतना याद रखना है नहीं, मैं क्लास में ही आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, बस इतना देख लीजिए काफ़ी है। और जो पहाड़ियों के नाम होते हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, पहाड़ियों के नाम दुर्गों के याद रखने हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखें तो इसका जो उपनाम है इसको मतलब और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको एक तो रणथंभपुर और दूसरा रणस्तंभपुर। इन दो उपनामों से इस दुर्ग को जाना जाता है। किसको? रणथंभौर के दुर्ग को। ये दोनों इसके उपनाम बोल सकते हैं या इन्हीं नामों से भी इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं, दुर्ग का निर्माण हम लोग देखते हैं। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखेंगे हम लोग कि दुर्ग का जो निर्माण है वो रणथंभन देव ने करवाया था। अब देखिए बात ये है कि अभी तक मेरे तो समझ में आया नहीं है कि इसका जो नाम है वो इनके नाम पे पड़ा है कि हम लोगों ने जो ये बात बताई है आपको कि रण और थंब पहाड़ी जो है इनके नाम पे रणथंभौर पड़ा है या फिर रणथंभन देव के कारण रणथंभौर पड़ा है। बट हाँ, दोनों आप लोग रिलेट कर पाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, आपके लिए तो ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे
देखें तो कहावत जो है अबुल फजल वाली, ये आपको एकदम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, लगा देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एग्जाम में पूछी जाती हैं क्वेश्चन, अगर दुर्ग से ज़्यादा बनते हैं तो एक आध क्वेश्चन इनसे पक्का आता ही है। अब हम लोग थोड़ा जो रणथंभौर दुर्ग है इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इस दुर्ग पे आक्रमण कब हुआ था, और एक ना कहावत प्रचलित है उस टाइम की जो जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। तो आक्रमणकारी भी कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। पेन का कलर चेंज करते हैं, और हुआ एक्चुअल में ये था कि बात है 1291-92 की, जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कहाँ? रणथंभौर के किले पर। और रणथंभौर का जो अभियान है ये असफल हो गया। रणथंभौर का जो अभियान है वो असफल हो गया, दुर्ग को हथिया नहीं पाए जलालुद्दीन खिलजी। तो इन्होंने अहम भाव में आकर कहा था कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग याद रखना इसको भी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और दूसरी जो ऐतिहासिक घटना है वो देखते हैं। दूसरा जो रणथंभौर पे बड़ा आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? देखिए दूसरा जो आक्रमण है वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी ने ना राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों पर आक्रमण किया था। लगभग में हम सभी में लगभग में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो 1301 में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो 1301 में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारे हमीर देव चौहान है, यहाँ के प्रतापी शासक थे। कौन? हमीर देव चौहान। उन्होंने मोहम्मद शाह व केहब्रुक इनको ना शरण दे दी थी। ये विश्वासघाती सेनापति थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनको शरण दे दी थी। तो यहाँ पे शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ पे एक हुआ था साका। साका क्यों हुआ? क्योंकि केसरिया किया था किसने? हमीर देव चौहान ने। बाकी की डिटेल्स हम लोग हिस्ट्री में पूरी पढ़ेंगे, बट हम लोग छोटी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं अभी थोड़ी। केसरिया किया था हमीर देव चौहान ने। और जो जौहर है इसमें ना जल जौहर का भी उल्लेख मिलता है। अब एक्चुअल में स्टोरी क्या हुई थी वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, लेकिन हाँ आप लोग याद रख लेना, जल जौहर जो किया था वो रंगदेवी ने किया था, रानी रंगदेवी ने। और जो इसमें ना स्टोरी ये है, चलिए अभी बता देता हूँ कि हमीर देव चौहान और रंगदेवी की एक पुत्री थी देवल दे। देवल दे ने क्या किया? देवल दे को जब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, पिताजी मेरे कारण युद्ध करने से हिचकिचा रहे हैं, तो देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो इसी को ना इतिहासकार मानते हैं कि इस जो ये किला है इसमें जल जौहर हुआ था। और एग्जाम में पूछ लिया कि किस किले में जल जौहर हुआ था, तो हमें भी मजबूरन यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा कि जल जौहर ही हुआ था, और वो किया था रंगदेवी ने। ठीक है, देवल दे का भी नाम याद रखना आप। और दूसरी बात करें तो यहाँ के एक प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार हैं, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार। इस जो युद्ध हुआ था ये, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार हैं। अब हमीर देव हारे क्यों थे? हमीर देव हारे थे क्योंकि रणमल इनके सेनापति थे और रतिपाल थे, दो सेनापति थे। इन्होंने विश्वासघात कर दिया था अमीर देव के साथ में। दूसरी चीज, अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का घर इस्लाम का, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ऐसा कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इस दुर्ग के बारे में कुछ और बातें। तो देखिए 1569 ईस्वी की बात है, 1569 की बात है। अकबर जो थे
उन्होंने भेजा था किसको? भगवंत दास को। अकबर ने भगवंत दास को भेजा था रणथंबोर के अभियान पर। और जो रणथंबोर के उस टाइम पे जो शासक थे सुरजन हाड़ा, उन्होंने कर ली थी अधीनता स्वीकार। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, अब रणथंबोर के लास्ट बात हम लोग पढ़ेंगे कि जो माधो सिंह थे, उन्होंने क्या किया, जो रणथंबोर था उसको जयपुर में मिला लिया। अब हम लोग यहाँ के दर्शनीय स्थलों की चर्चा करते हैं। क्या दर्शनीय स्थल? ठीक है, दर्शनीय स्थलों में ना एक नाम आता है जो कि इंपॉर्टेंट है और आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, तो मैं इधर थोड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। बस इधर ही हमारा कंफ्यूजन जो है वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद में गलत नहीं होंगे प्रश्न। देखिए, मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ में नौलखा भंडार स्थित है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि रणथंबोर में है, वो क्या है? नौलखा दरवाजा है। तो कंफ्यूज मत होना, भंडार जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और दरवाजा जो पूछे तो वो रणथंबोर में है। एक आएगा लोहागढ़। लोहागढ़ में क्या है? अष्टधातु, अष्टधातु दरवाजा है, ठीक है। आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। तो हमारा एक आएगा यहाँ पे नौलखा दरवाजा, दर्शनीय स्थल है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमीर कचहरी स्थित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है, ठीक है। दरगाह तो याद रखना बहुत बार पूछी जाती है और कंफ्यूज भी होंगे आप, अलग से आपको लिस्ट बना के ही इनको पढ़ना पड़ेगा। जब टॉपिक हमारा पूरा होगा मैं आपको करवा दूंगा एक अलग से लिस्ट बना के, कि मतलब जहां आप कंफ्यूज होंगे उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो ही बना दूंगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। बाकी इनको हम लोग मंदिरों में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उतना कुछ ज्यादा इश्यू है नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि हमें उस टॉपिक में इतना ज्यादा जोड़ ना आए। लेकिन एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोगों को उस टॉपिक में इतना ज्यादा जोड़ ना आए। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर में है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमीर है, उन्होंने अपने पिता के 32 वर्षों के कार्यकाल में 32 खंभों की छतरी बनवाई, ठीक है। 32 साल की कार्यकाल की याद में, ठीक है, मृत्यु उपरांत 32 खंभों की छतरी बनाई गई, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको एक बताया, पद्मला तालाब स्थित है, जहां पे देवल ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, पद्मला तालाब, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे रणथंबोर का किला है वो समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे झाइन दुर्ग। कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं, झाइन दुर्ग में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि जो रणथंबोर है इसकी कुंजी है। कौन? झाइन दुर्ग। कुंजी क्या होता है? मतलब छोटा दुर्ग होता है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है और ये रास्ता ऐसे है कुछ, ठीक है। ये रास्ता यहाँ पे हमारा रणथंबोर दुर्ग आर से लिख देते हैं। अब क्या होगा कि रास्ते के बीच में अगर मान लीजिए आप कोई शत्रु सेना आती है तो वो तो सीधा आके यहाँ पे पड़ाव डाल देगी, ठीक है। और पता नहीं मौका मिले ना मिले दुर्ग के अंदर वालों को युद्ध करने का, तो क्या होता है कि बीच में एक छोटा दुर्ग बना दिया जाता है। तो अगर दुश्मन सेना आगे आई तो दोनों तरफ से फंस जाएगी। तो दुश्मन सेना को क्या होता था, पहले छोटे जो दुर्ग होते थे उनको जीतना पड़ता था, तब तक जो बड़े दुर्ग होते थे उनको तैयारी करने का अवसर मिल जाता था, तैयारी करने का समय मिल जाता था। तो इस दुर्ग को, जो छोटा दुर्ग होता था, बड़े वाले दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। इसी प्रकार से हमारा जो झाइन दुर्ग है वो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं और आगे इसी क्रम में चर्चा करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा गौरवशाली जो है, गौरवशाली दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग।
यहाँ पे जाट राजवंश का शासक था, मतलब शासक नहीं था, शासन था, माफ कीजिए, यहाँ पे जाट राजवंश का शासन था। और यहाँ पे ना आप लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे अंग्रेज भी पराजित हो गए थे, ठीक है, अंग्रेज भी पराजित हो गए थे, दिल्ली को भी इन लोगों ने लूटा था। तो हाँ, एक बहुत ही मतलब पावरफुल राजवंश था यहाँ पे, जैसे मेवाड़ में था उसी प्रकार से। अब बात करते हैं इस जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि दुर्ग का निर्माण कार्य किस शासक के शासन काल में शुरू हुआ था, तो वो थे बदन सिंह। महाराज सूरजमल के पिताजी थे कौन, बदन सिंह। तो अपने पिता के शासनकाल के दौरान ही निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया था, और जब सूरजमल शासक बने थे तब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की और बातें। तो इसका निर्माण है वो खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी वाले स्थान पे हुआ था। पहले यहाँ पे खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी, वहीं पे सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये जो दुर्ग है इसमें ना दो परकोटे हैं, दो दीवार है बोल सकते हैं इसमें। जो अंदर की दीवार है वो तो पत्थरों से बनी हुई है, ईंट पत्थरों से बनी हुई है, और जो बाहर की दीवार है वो मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्लाइड स्विच करते हैं और आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब जो दुर्ग है ना इसके चारों तरफ मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली हुई है। सुजान गंगा नहर निकाली हुई है, और उस नहर का पानी, जैसे ये अगर दुर्ग है तो इसके चारों तरफ भरा रहता है, ठीक है। और लोहागढ़ दुर्ग का जो उत्तरी किवाड़ है, जैसे ये मान लीजिए लोहागढ़ दुर्ग है, तो उत्तरी जो किवाड़ है वो तो है अष्टधातु किवाड़, जो मैंने अभी भी आपको बताया पिछले जो रणथंभौर के किले में हमने पढ़ा था। और दक्षिणी जो द्वार है वो है लोहिया पोल, ठीक है। अब देखिए इस किले में दो बुर्ज हैं जो कि अपना एक विशेष महत्व अलग ही रखते हैं। सबसे पहला जो बुर्ज बना वो जवाहर सिंह के समय बना था, और जो दूसरा बुर्ज बना वो बना था राजा रणजीत सिंह। पहला बना था 1765 ईस्वी में, और दूसरा इसके 40 साल बाद 1805 में बना था। इसमें क्या हुआ था, जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर लाल किले में जो अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए थे उनको लेकर आ गए थे और भरतपुर के दुर्ग में लगवा दिया था। तो दिल्ली के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, ठीक है। आप लोगों से पूछ ले कि जो उत्तरी किवाड़ अष्ट धातु के वो किन होने लगवाए थे, तो वो हो जाएगा जवाहर सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं, रणजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। 1805 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि जो मराठा थे जसवंत सिंह होलकर, वो उन्होंने उनको शरण दे दी थी, ठीक है। रणजीत सिंह ने जसवंत सिंह होलकर को शरण दे दी थी। तो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, नाम याद रखना लॉर्ड लेक, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण किया भरतपुर दुर्ग पर, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं रहे, असफल हो गए। और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस दुर्ग में जो है वो अंग्रेज भी हार गए थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी थी। इस दुर्ग में अंग्रेज भी हार गए थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे कौन, चार्ल्स मैटकोफ। चार्ल्स मैटकोफ इसके बारे में कहते हैं, इस युद्ध के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, सैनिक प्रतिष्ठा है, उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो भरतपुर दुर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गया, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में। याद रखिएगा चार्ल्स मैटकोफ ने क्या कहा था कि अंग्रेजी साम्राज्य की सैनिक प्रतिष्ठा भरतपुर दुर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उसमें मतलब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। इसमें एक तो वजीर की कोठी नाम से स्थल है, ठीक है। दूसरा स्थल है राजेश्वरी माता मंदिर,
तीसरा स्थल है माफ कीजिए, वजीर की कोठी हो गई। तीसरा स्थल है किशोरी देवी के महल। किशोरी देवी के महल, ठीक है। ये 3 स्थल है, इनको आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से स्थल लोहागढ़ दुर्ग में नहीं है। 3 दे दिए, एक अलग दे देगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक हमारा हो चुका है। सेशन को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी वीडियो अपलोड हो उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ में। चलिए, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।